हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। 10th क्लास के अंदर हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी का चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन का पार्ट और इस चैप्टर में क्या बेसिक है एनर्जी की बातें वो हमने कॉमन कलम में की थी। ठीक, आज का जो चैप्टर फिर से हम पढ़ेंगे वो इसी का थोड़ा सा ओवरव्यू। आपको जो चैप्टर ये दे रखा था मैंने आपको समझाया था कि एनर्जी जो हम जनरेट करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उन पावर प्लांट के ऊपर हमारा फोकस होता है कि एनर्जी का जनरेशन कैसे होता है। ठीक है ना। हालांकि आपने सुना है कि एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ से कि एनर्जी को जनरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी में यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी को जनरेशन नाम दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि हम किसी भी पावर प्लांट की बात करें तो जिस पावर प्लांट के अंदर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जा रहा है हीट देकर, बहुत सारी हीट हमने प्रोवाइड की और उस वाटर को हमने स्टीम में कन्वर्ट किया, तो हमने हीट एनर्जी को आप समझिए कि हम काइनेटिक एनर्जी के अंदर स्टीम की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करें, वो काइनेटिक एनर्जी फिर जनरेटर को जाती है और वो फिर किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। तो ये जो सारा एनर्जी, ये जो एनर्जी सोर्सेज का चैप्टर है, इसके अंदर एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है, हमको कोई दूसरा सोर्स का एनर्जी मिलता है। ठीक है ना, कोई सोर्स ऑफ एनर्जी दूसरा मिलता है। इसके अंदर हमने बात की थी, हमने मेन बात की थी अच्छे फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल हमने बात की थी। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिकल होना चाहिए, ठीक है, इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, इजी टू अवेलेबल होना चाहिए और हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कि वो हीट अच्छी दे, ऐसा नहीं कि उसको अगर बर्न कर रहे हैं वो सिर्फ धुआं दे रहा है, कुछ हीट नहीं दे रहा है, तो ऐसे एनर्जी सोर्स हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, आज हम बात करते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इस चैप्टर के अंदर फिर से बता दे रहा हूं, सिंपल सा चैप्टर है, पूरा थ्योरी का चैप्टर है। सो हम चैप्टर जैसा बुक में दे रखा है वैसा हम उसको रीड भी कर लेंगे, समझ लेंगे। आपको कैसा पूछा जाएगा, तो ये चैप्टर आपके बोर्ड के अंदर 3 से 4 नंबर का है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर थ्योरी आपको समझनी है। कैसे कि आपको जितने पावर प्लांट वगैरह मैं समझा रहा हूं, हमने जैसे कि गुड फ्यूल वाली बात की, कैरेक्टरिस्टिक की, वो एक अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन वो आता है, तो एक क्वेश्चन वो हो गया। दूसरे क्वेश्चन जो भी पावर प्लांट हम पढ़ेंगे, जैसे थर्मल पावर प्लांट पढ़ेंगे, हाइड्रो पढ़ेंगे, बायोगैस वगैरह सारे पढ़ेंगे ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो आपको बुक में छोटा छोटा दे रखा है, छोटा सा एक पैराग्राफ दे रखा है, तो आपको उसमें समझना है कि उसमें एडवांटेज क्या है, उस प्लांट के डिसएडवांटेज क्या है। बस मेन क्वेश्चन यही आता है। बात समझ गए ना। कोई बच्चा ये नहीं पूछे बार बार कि सर कैसे क्वेश्चन आते हैं, कोई न्यूमेरिकल्स के अंदर है नहीं। तो थ्योरी के पार्ट के अंदर आपको जितने पावर प्लांट पढ़ाए जाए, आपको पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन या फिर पावर प्लांट का जो आपको स्ट्रक्चर है वो बहुत रियरली पूछा जाएगा। एक दो का दिया हुआ है, जैसे बायोगैस का दिया हुआ है, वो मैं समझा दूंगा आपको, लेकिन बाकी पावर प्लांट के लिए आपको सभी के लिए पता होना चाहिए कि एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा चैप्टर देख लीजिए क्या है। तो आज हम सबसे पहले चलते हैं, वो है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो बेटा नाम से क्लियर है कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब ये बोला गया है कि जो कि कन्वेंशनल है, जो कि बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, हम उनका यूज बहुत टाइम से कर रहे हैं, उसको कहते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब इनके अंदर सबसे पहला जो आता है वो आपका फॉसिल फ्यूल आता है। फॉसिल फ्यूल की हमने बात की थी पिछली बार की, क्या होता है देखो। तो सबसे पहला जो इसके अंदर है वो है फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है पहले आप ये समझो। फॉसिल फ्यूल्स की अगर बात करूं तो आप समझिए कि मिलियंस ऑफ ईयर पहले की बात करें तो जो पेड़ पौधे वगैरह थे वो सारे आप जमीन के अंदर गड़ गए, जमीन के अंदर दब गए ना बेटा। तो वो जमीन की हीट की वजह से, अर्थ की हीट की वजह से और बहुत ही एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से वो सारे अलग अलग फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गए। ठीक है ना, उनकी फॉर्म जो पहले थी उससे अब अलग फॉर्म हो गई। अब वो किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गए, वो आप देखिए कोल के अंदर और पेट्रोलियम गैसेस वगैरह के अंदर। ठीक है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस वगैरह के अंदर, इनके अंदर वो कन्वर्ट हो गए और इन सारे सोर्सेज को कहते हैं, वो कहते हैं फॉसिल फ्यूल के सोर्सेज। अब ये सोर्सेज बहुत टाइम से काम में आ रहे हैं। ठीक है ना, अर्थ में जहां जहां पे जिस जिस जगह पे ये सोर्सेज अवेलेबल है वहां से उनका कंटिन्यूसली कंजप्शन हो रहा है। ठीक है, उसको हम एनर्जी कंज्यूम बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए उनको काम में ले रहे हैं। अब ये जो सोर्सेज है बेटा वो लिमिटेड क्यों है, क्योंकि आप समझिए कि हम कोई चीज फिजिकल है, मतलब उसको हम जमीन से खोद के निकाल रहे हैं। अगर हम उसको जमीन से निकाल रहे हैं तो वो किसी न किसी दिन तो जाके खत्म होगी बेटा, आज नहीं तो कल, कभी न कभी जाके खत्म होगी। तो फॉसिल फ्यूल्स जो है उनकी एक लिमिटेड एज है। ठीक है, और इनका स्टोरेज भी लिमिटेड है, बहुत ज्यादा इनके पास में, हमारे पास में चीजें नहीं है ज्यादा। ठीक है, जितना है उतना हम कंज्यूम इसका कर रहे हैं। तो मैं पढ़ना शुरू करता हूं। आपके पास किताब है तो आप किताब में देखते जाइए। बिल्कुल सिंपल चैप्टर, कोई आपको लिखने की आपको जरूरत नहीं, आपको समझना है कि इसमें क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है। सो मिलियंस ऑफ ईयर अगो द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वर बरीड अंडर द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ नेचर। फोर्स ऑफ नेचर से हम जानते हैं कि भाई अर्थ है वो अपना रिवोल्यूशन अपने हिसाब से करती है। जैसे जैसे समय बीतता है तो पुरानी चीजें जमीन में नीचे जाती है, नई चीजें निकल के बाहर आती है। ठीक है, यही वक्त का आप समझ लीजिए नजरिया है।
the large amount of heat and pressure inside the earth converted these remains in fossil fuels। मैंने बताया आपको कि हाइट बहुत ज्यादा हीट, आप समझिए कि अर्थ के अंदर जैसे हम जाते हैं तो उसकी कोर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो उससे हमको उस जो भी मटेरियल्स है, जो भी चीजें, उनको बहुत ज्यादा हीट मिलती है, हीट और प्रेशर दोनों मिलता है। उस हीट और प्रेशर से वो जो प्लांट्स वगैरह जो उनका रिमेन्स है वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होता है। वो किस में कन्वर्ट होता है? फॉसिल फ्यूल्स के अंदर, जैसे कोल कहिए आप, पेट्रोलियम कहिए, या फिर नेचुरल गैसेस वगैरह, उनमें कन्वर्ट होता जाता है। These are such as coal, petroleum and natural gases. These are the main sources of conventional energy। और कन्वेंशनल एनर्जी का मतलब है कि जितने तरह के बड़े बड़े पावर प्लांट्स आप देखते हैं कि जिनसे आज लाइट चल रही है ना बेटा, इन सभी का मेन सोर्सेज जो है वो यही, ठीक है। मैंने आपको बताया था कल कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, शायद मैंने नहीं बताया कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की जो आप कहें कि फ्यूल जो इनकी एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से। कैसे? मैंने आपको बताया कि 70% ऑफ जो वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी है या फिर इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी है वो कहां से आ रही है? कोल को हम बंद कर रहे हैं, ठीक है, और उस कोयले को बंद करने से हीट मिल रही है, उस हीट को स्टीम वाटर में कन्वर्ट करते हैं, आगे हम उसको प्रोसेस में लेते हैं। तो आपका जो मेन काम जो जा रहा है वो सारा का सारा इसी के अंदर जा रहा है, फॉसिल फ्यूल के अंदर, ठीक है। बाकी आप सोचिए कि विंड पावर प्लांट वगैरह, हाइड्रो पावर प्लांट वगैरह है, बायोगैस वगैरह, जितने भी तरह के हम पढ़ेंगे, ओशन वगैरह, ओशन में बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं, वो सारे पावर प्लांट जो है वो एनर्जी कुछ कम अमाउंट के अंदर, उनकी जो आउटपुट है वो बहुत कम आ रहा है। भाई एनर्जी आपको कुल मिला के आउटपुट अच्छा चाहिए ना बेटा, आप कुछ इनपुट दे रहे तो आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा, तभी तो बात है वो। तो हमको सबसे अच्छा आउटपुट जो मिलता है वो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से ही मिलता है, जो कि फॉसिल फ्यूल उनके सोर्स है। द रिजर्व ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर फाइनाइट एंड लिमिटेड। बता दिया आपको कि फॉसिल फ्यूल की जो रिजर्व है वो फाइनाइट है, मतलब कि वो एक नंबर ऑफ लिमिट के अंदर है, उससे बाहर जाके फिर वो खत्म हो जाएंगे। कब तक उनको आप खुद खोद के निकालोगे, ठीक है ना। देयर कंजम्पशन इज रैपिडली इंक्रीजिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड दैट देयर रेट इज फॉर्मेशन। ये उनके बनने की जो रेट है, अब भाई सोचो, ऐसा तो है नहीं बेटा कि आपने किसी जगह से कोयला खोद के निकाल लिया सारा, तो ऐसा तो है नहीं कि अचानक से प्लांट वहां पे गिरेंगे और अर्थ उसको प्रेशर हीट देगा और वो कोयले बदल जाएंगे। ये तो मिलियंस ऑफ ईयर का प्रोसेस है बेटा, ठीक है ना। ये एक ऐसा प्रोसेस है फॉसिल फ्यूल के बनने का प्रोसेस, जो कि बहुत लंबा, और आप समझिए बहुत लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आज 1-2 साल के अंदर बन जाएगा। तो फॉसिल फ्यूल का जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी रेट बहुत ज्यादा है उसके फॉर्मेशन की रेट से, कि भाई बन कम रहा है, हम यूज में बहुत ज्यादा ले रहे हैं उसको, ठीक है। इसलिए ये फाइनाइट और लिमिटेड कहा जाता है। Thus, the one day or the other, the fossil fuel are likely to be exhausted। तो एक ना एक दिन वो फॉसिल फ्यूल्स जो है वो कभी न कभी अपनी लिमिट पे आ जाएंगे, वो फिर कह देंगे कि भाई अब हमको माफ कीजिए, हम जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो फिर खत्म हो जाएंगे बेटा कुल मिला के। दे कांट बी रिप्लेस्ड लाइक commodities derived from the plants and animal kingdoms। Thus, we must develop alternative sources of power। अब बात है कि जब वो फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएंगे तो हमको एनर्जी तो चाहिए रहेगी ना बेटा। आप समझिए कि मॉडर्न वर्ल्ड, आज से 50 साल पहले की दुनिया देखिए और आज की दुनिया देखिए बेटा, टेक्नोलॉजी ने, साइंस ने इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है, और वो सारा का सारा इंप्रूवमेंट आप दुनिया का आज कोर देखे ना बेटा, तो पूरी दुनिया का कोर ये वर्ल्ड ही है एनर्जी। आज दुनिया जो घूम रही है ना, ऊपर नीचे चांद पे जाए भले कहीं पे जाए, वो सारे इसी के लिए जा रहे हैं, एनर्जी के लिए, कि आज हमारे पास में एनर्जी सोर्स अवेलेबल है, लेकिन ये कभी ना कभी जाके खत्म होंगे, तो उनका अल्टरनेटिव लाना पड़ेगा बेटा। आगे भी तो ऐसा हो ना कि आज से 100 साल बाद भी लोग आए वो भी गाड़ी चलाए। आप क्या नहीं चाहते ऐसा कि आगे वाले लोग भी गाड़ी चलाए, फोन चार्ज करें, चाहते हैं ना। तो वो फोन चार्ज कहां से करेंगे अगर उनके पास में सोर्सेज नहीं होंगे एनर्जी की, तो वो कहां से करेंगे। इसलिए हम मेनली जो फोकस है वो एनर्जी सोर्सेज को ढूंढने में निकालते हैं। क्यों? क्योंकि जो अभी एनर्जी सोर्सेज हम काम में ले रहे हैं, अभी हम खुश होकर लाइट चालू कर लेते हैं, लेकिन ये लाइट आज से 100 साल बाद जब कोल ही नहीं होगा, कोयला नहीं होगा, लाइट कहां से आएगी, ठीक है ना। सो उनके अल्टरनेटिव ढूंढना बहुत जरूरी है। फॉसिल फ्यूल, हालांकि फॉसिल फ्यूल के जैसे हमको अल्टरनेटिव मिलेंगे उससे अच्छे, वो तो टाइम की बात है। तो सबसे पहला आपका दूसरा जो पावर प्लांट आता है, दूसरा जो कन्वेंशनल सोर्सेज है वो है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? मैंने बताया आपको कि कोल जो होता है उसको हीट करते हैं, उसको बर्न करते हैं, और वो इतना अच्छे अमाउंट के अंदर हीट होता है कि उसके अंदर फिर वाटर ट्यूब लगाते हैं। अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शन है, बॉयलर लगे होते हैं बहुत बड़े बड़े, अब मकान के बड़े बड़े बॉयलर मानिए, उनके अंदर कोल फायर होता है, उनके अंदर बहुत सारी पानी की ट्यूब्स लगी, वाटर ट्यूब्स लगी। उन ट्यूब्स में क्या होगा, पानी 100 डिग्री से ऊपर जाके बॉयल होगा, बॉयल होकर स्टीम में कन्वर्ट होगा, और जैसे जैसे आप स्टीम को और आप हीट देते हो और उनको आप हीट देते हो तो उसकी स्पीड बढ़ती है। वो स्पीड फिर आगे फैन को घुमाने में काम लेते हैं और वो जनरेटर को रोटेट करता है, ठीक है। ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है। अब ये थर्मल पावर प्लांट आप जब इंजीनियरिंग में जाकर और अच्छी अच्छी ब्रांचेस जब आप लेंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर अगर आप जब 4th ईयर 3rd ईयर में जाके आपको ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग में जाके आपको अगर चांस मिले तो
थर्मल पावर प्लांट इंडिया में बहुत सारे हैं। आप किसी भी पावर प्लांट पे जाके आप 2 महीने की ट्रेनिंग कर सकते हैं, 3 महीने की ट्रेनिंग कर सकते हैं। वहां आप देखेंगे लाइव चीजों को किस तरह से पावर का जनरेशन होता है, मेगावाट्स के अंदर होता है, किलोवाट के अंदर होता है, और बहुत सारे आप मानिए कि उनकी रेंजेस है, ठीक है। और ये पावर ये आपका सबसे मेन सोर्स है। आज की तारीख में दुनिया इसी पे चल रही है। ये आज की तारीख में आप मानिए खत्म हो जाए कि अचानक से कोयला खत्म हो जाए ना, तो हमारी लाइटें बेटे सारी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेन 70 आप मानिए 60 से 70% जो है ना वो यही दे रहा है, थर्मल दे रहा है, कोयला ही दे रहा है। कोयला किसी किसी जगह पे जल रहा है। अच्छा, दूसरी बात करें कि ये जो एसी आ रही है बेटा, इसको स्टोर करने का भी कोई तरीका नहीं है। हम डीसी को स्टोर करते हैं। डीसी मतलब समझते हैं ना, एसी डीसी में पढ़ा है। डीसी मतलब बैटरी। हम बैटरी को स्टोर करते हैं, बैटरी को स्टोर करते हैं, बैटरी के अंदर हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, मतलब डीसी को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो एसी आ रही है, इससे लाइट चल रही है, फैन चलता है, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। स्टोर नहीं कर सकते मतलब अभी अगर ये लाइट चल रही है, इट मींस कि किसी न किसी जगह पे कोयला जल रहा है, किसी न किसी जगह पे पावर प्लांट चल रहा है, उस पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। बात समझ गए ना। वहां से पावर लाइन कट हुई तो ये भी कट हो जाएगा, ठीक है। सो थर्मल पावर प्लांट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इसके एडवांटेज क्या है मैंने आपको बताए थे। आपको सिर्फ इतना ही फोकस करना है सारे पावर प्लांट के ऊपर। फॉसिल फ्यूल के एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज आप ध्यान रखना है। थर्मल पावर प्लांट के बोले तो एडवांटेज, सबसे पहली बात ये है कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी है। एफिशिएंसी मतलब आउटपुट ये बहुत अच्छा देता है, ठीक है ना। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो पहली बात तो ये कि इसको लोकेट करने के लिए एक बड़ी जगह चाहिए, सिटी से बाहर चाहिए। और दूसरी बात कि ये बहुत सारे तरह के एग्जॉस्ट गैसेस भी देता है। भाई इतना सारा कोयला, आप समझिए कि मिलियंस ऑफ टन कोयला आप अगर एक महीने में चला रहे हैं तो उससे गैसेस भी बहुत सारे निकलेगी बेटा। भले स्मोक कम निकले, भले आपने कितना ही अच्छा आपने कोयला काम में लिया है, कोल काम में लिया है, लेकिन फिर भी उससे कुछ ना कुछ एग्जॉस्ट गैसेस निकलेगी। वो एग्जॉस्ट गैसेस एनवायरमेंट के अंदर जितनी ज्यादा इन्वॉल्व होती जाएगी, वो एनवायरमेंट को इतना पॉल्यूशन करेगी, ठीक है ना। और पॉल्यूशन हमारे लिए कहाँ अच्छा है बेटा, ठीक है। तो इसके लिमिटेशन वो भी वहां पे भी आते हैं। दूसरा कि आप देखते हैं कि भाई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो पावर प्लांट वगैरह है, उनसे कुछ तरह के रेजिड्यू भी निकलते हैं जो कि लैंड वगैरह को है, वाटर वगैरह को है, वो उनको हार्मफुल है वहां तक के लिए। तो हम ऐसे एरियाज के अंदर इन पावर प्लांट्स को लगाते हैं, थर्मल पावर प्लांट को, जो कि रूरल या अर्बन किसी भी एरिया से बाहर हो, जहां पे मैनकाइंड वगैरह नहीं हो, वहां पे हम उन चीजों को लगाते हैं ताकि सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें इसमें हम पढ़ लेते हैं। क्या क्या लिखा हुआ है। लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल आर बर्न एवरी डे in power station to heat of water to produce steam which further runs the turbine to generate electricity। हम फैन को, टरबाइन को घुमाने के लिए हीट जनरेट करते हैं कोयले से, और वो कोयले की हीट वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करती है, और वो स्टीम टरबाइन को देते हैं। टरबाइन आगे जनरेटर को, अल्टरनेटर को रोटेट करता है, और वो अल्टरनेटर से क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट होती है, ठीक है। द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मोर एफिशिएंट देन द ट्रांसपोर्टिंग कोयल और पेट्रोलियम ओवर द सेम डिस्टेंस। अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम अगर ट्रांसमिट करें तो वो ज्यादा इजी है इंस्टेड ऑफ कि हम कोयले को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करें। मतलब कहने का ये कि हम पावर प्लांट ऐसी जगह पे लगाते हैं जहां पे हमको कोल या जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी फॉसिल फ्यूल है, वो वहां पे अवेलेबल हो। क्यों? क्योंकि आपको अगर किसी और जगह पे अवेलेबल है, वहां से आप लाओगे तो उस रॉ मटेरियल को आपको जब ट्रांसपोर्टिंग के अंदर इतना ज्यादा चार्ज लग जाएगा तो वो बहुत ज्यादा पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन से। सपोज कि आपको जिस जगह पे कोयला अवेलेबल है, वहां पे आपने प्लांट को आपने स्टोर किया, जहां पे आपने कोल है वहां पे प्लांट को स्टोर किया आपने। अब वहां से प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी को, भले वो प्लांट कितना ही दूर है, लेकिन वहां से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना काफी ईजी है। लेकिन अगर आप प्लांट को ऐसी जगह पे लगाएंगे जहां पर कोयला नहीं है, तो कोयले को लाने में ज्यादा बहुत दिक्कत आपको हो जाएगी। कोल को लाने में, पेट्रोलियम वगैरह जो भी गैस, जो भी चीज आपको वहां पे चाहिए रॉ मटेरियल के तौर पर, वो लाना काफी मुश्किल है इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। Therefore, many thermal power plants are set up near coal और oil fields। तो इसलिए बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट जो है वो ऑयल फील्ड्स या फिर कोल फील्ड्स के पास में, जहां पे उनके स्टोरेज है, जहां से वो नेचुरली निकलते हैं, वहीं पे उनको बनाया जाता है। Here fuel is burned to produce heat energy which is converted into electric energy। और जहां पे क्या होता है कि हीट, हम कोल को या किसी भी फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, जिससे हीट निकलती है, हीट वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके वो आगे काम में हमारे आती है, ठीक है। तो ये थर्मल पावर प्लांट का बेसिक था। आप खुद सोचिएगा इसके एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है ना। दो नंबर के, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, ज्यादा बड़ी बात इसमें नहीं है। आगे बात करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट की। अब हाइड्रो पावर प्लांट में क्या है, मैंने आपको बोला कि हमारा जो मेन काम है वो है फैन को, टरबाइन को रोटेट करना। टरबाइन क्या करेगा, आगे अल्टरनेटर को रोटेट करेगा। अल्टरनेटर मतलब कि जनरेटर को। अब जनरेटर को रोटेट करवाने के लिए बहुत सारे, कोई भी तरह का मेथड हो सकता है ना। पहली बात, आप मैकेनिकल रोटेट कर सकते हो, हमने किया भी है ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, कि ईएमआई में हम क्या करते हैं, ईएमआई के अंदर हम यही करते हैं कि जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। कैसे करेंगे? उसके लिए जनरेटर की शाफ्ट को हम अल्टरनेटर को घुमाएंगे,
तो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर क्या होता है भाई, आप समझिए कि वाटर किसी हाइट के ऊपर है, अब पानी एक हाइट के ऊपर है, तो उसके कोई भी चीज जब हाइट पे जाती है तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। अब वो पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, जो फैन टरबाइन है उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वो पोटेंशियल जैसे ही फैन के ऊपर गिरेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो काइनेटिक एनर्जी फिर से क्या करेगी, अल्टरनेटर को घुमाएगी, अल्टरनेटर घुमाने से वो उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। तो आप देखिए कि एक ही एनर्जी, हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते करते लास्ट में एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी मेन काम है। बात समझ गए ना। अब देखिए हाइड्रो पावर प्लांट्स, थर्ड वाला जो हमारा फॉसिल फ्यूल का पावर प्लांट है, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, वो है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट तो आपने बहुत देखे हैं, गुजरात से हो आप, तो गुजरात में वैसे ही पानी बहुत पावर प्लांट्स आपने देखे होंगे। तो हाइड्रो पावर प्लांट्स की बात करें, क्या होता है ये, इसके अंदर पानी है वो उसको स्टोर किया जाता है किसी एक बहुत बड़ी डैम को बनाकर, उस रिजर्वायर के अंदर पानी को स्टोर करके हम उस पानी को एक जगह से मूव करवाते हैं। वहां पे लगे होते हैं बहुत सारे अलग अलग तरह के पंखे, टरबाइन लगे होते हैं, वो टरबाइन घूमते हैं उस पानी के स्पीड से, उसकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी से। उसके बाद वो टरबाइन जो है वो अल्टरनेटर को रोटेट करते हैं, अल्टरनेट रोटेट करके फिर हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। सो हाइड्रो पावर प्लांट्स कन्वर्ट्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो इसमें जो डायग्राम दे रखा है आपको बुक में, वो डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो, एक दो बार ड्रॉ कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। मेजोरिटी ऑफ द केसेस के अंदर ये डायग्राम आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी बोर्ड के तरीके से कुछ फिक्स नहीं है बेटा, तो आप पढ़ के जाइए करें, ठीक है। डायग्राम एक दो प्लांट्स का ही है, एक तो हाइड्रो पावर प्लांट का है और एक बायोगैस का है, तो दो डायग्राम मैं बनवा दूंगा आपको, आप उसको याद करके जाइए। पहले हम समझ लेते हैं क्या चीज है। सो हाइड्रो पावर प्लांट्स कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। पोटेंशियल एनर्जी जो हाइट पे वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक एनर्जी फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। Since there are very few waterfalls which could be used as a source of potential energy, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी के जो सोर्स है ना, वो बहुत फ्यू पावर प्लांट्स ऐसे हैं जहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी को काम में ले पाते हैं, ठीक है ना। हाइड्रो पावर प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद डैम। अब मेन चीज जो है वो डैम का कंस्ट्रक्शन बहुत महंगा पड़ता है। डैम को हमको एक ऐसी जगह पे लगाना पड़ता है जहां जो एरिया जो है वो रूरल वगैरह से बाहर हो, क्यों, क्योंकि अगर वो डैम टूट गया बेटा तो आपको पता है ना क्या होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे इतना सारा पानी का स्टोरेज है, एक बहुत बढ़िया समझिए पानी का स्टोरेज है, और उस पानी के स्टोरेज को अगर अचानक से छोड़ दिया जाए तो बहुत सारी चीजें साथ में बह जाएगी। दूसरी बात की वो जो लैंड पानी के नीचे आ गई वो तो किसी काम की नहीं, ना तो वहां पे आप एग्रीकल्चर का किसी तरह की खेती कर सकते हो, ना वहां पे आप उस लैंड को वापस काम में ले सकते हो। तो बहुत सारी दिक्कतें हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। रिन्यूएबल क्यों है, क्योंकि पानी है, पानी तो फिर से बरसात होगी तो पानी आएगा ना बेटा, बारिश होगी तो फिर से डैम भर जाएगा, डैम भरेगा फिर से हम पानी को काम में ले पाएंगे। ये तो हर साल का प्रोसेस है, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि फ्यूल की तरह थोड़ी है, कोल की तरह कि कोयले को आज जलाए तो अगले साल फिर से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना, वैसा नहीं है। इसलिए ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। लेकिन थर्मल पावर प्लांट है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, ठीक है ना। In the order to produce hydel electricity, high-rise dams are constructed on the river to be obstruct the flow of water and thereby collect by water large reservoir। बड़े बड़े रिजर्वायर बनाते हैं, हम पानी को बनाते हैं, पानी को एक जगह पे स्टोर करते हैं। अच्छा, स्टोर करके सीधा पानी नहीं आता है, हम पहले उस पानी को स्लॉट के अंदर डिवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं रिजर्वायर्स। अब उस स्लॉट से हम पानी को फिर काम में लेते हैं। ऐसा नहीं था डैम सर बना हुआ एक गेट है, एक गेट को खोला तो टरबाइन घूमेगा, ऐसा नहीं बेटा। डैम बहुत उसके आपने देखे ना बहुत सारे गेट्स होते हैं। तो हम पहले रिजर्वायर के अंदर पानी को डैम से रिजर्वायर में लाते हैं, वहां से उसको आगे फर्दर हम उसको काम में लेते हैं। द वाटर लेवल राइजेस एंड इट्स प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अब फिर क्या होगा कि आप देखिए पोटेंशियल काइनेटिक के अंदर, काइनेटिक पोटेंशियल के अंदर बार बार कन्वर्ट होती है इस प्रोसेस के अंदर। उसके बाद में द वाटर फ्रॉम द हाई लेवल इन द डैम इज कैरिड फ्रॉम पाइप टू द टरबाइन एट द बॉटम ऑफ द डैम। अब क्या होगा देखो, अब पानी को ऐसा नहीं, टरबाइन बेटा है ना, टरबाइन पे सीधा पानी डालना ये तो कोई लॉजिकल बात नहीं है। हम हमेशा क्या करते हैं, आप समझिए कि आपने वाटर पानी की पाइप वगैरह देखी हो, बचपन में कभी खेला हो ना बेटा, तो आप समझिए कि जैसे पानी की पाइप आप जैसे गार्डनिंग वगैरह करते हैं तो वहां पे आप पानी की पाइप से पानी दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका पानी पहले जब पाइप जो है पूरी तरह से खुली है तो आप देखिए कि पानी कुछ डिस्टेंस पे जाता है। अब क्या करेगा, आप पाइप को थोड़ा सा आधा बंद करें, अब आप देखिए कि डिस्टेंस काफी बढ़ जाती है, मतलब कि हम पानी को जितनी कम जगह से हम उसको फ्लो करवाएंगे उसकी स्पीड उतनी बढ़ जाएगी। तो हम ज्यादा अमाउंट के अंदर जो पानी है ना वो कम जगह से पाइप्स के थ्रू फ्लो करवाते हैं, जिससे क्या होगा उस पानी की स्पीड बढ़ेगी, और वो स्पीड हम टरबाइन के ऊपर देते हैं ताकि वो टरबाइन जल्दी से घूमे और ज्यादा घूमे, और वही रोटेशन आपको इलेक्ट्रिसिटी, आप जितना ज्यादा टरबाइन को घुमाओगे वो टरबाइन क्या करेगा, अल्टरनेटर को घुमाएगा, और वो अल्टरनेटर जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा, ठीक है ना। Since the water in the reservoir would be refilled each time
इट्स रेन, और पानी जब बरसात होगी फिर से वो फ्यूल वो फिर से जो है वो बढ़ता जाएगा डैम, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, मतलब कि ये हम बार बार काम में इसको ले सकते हैं इसलिए। अब देखिए लिमिटेशन क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिग डैम है, ये सब रीड कर रहा हूं, आपको इसमें से जो भी पॉइंट सही लगे बेटा आप लिख लिया करें, ठीक है ना। ये सिंपल चैप्टर है, इसमें कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं, इसलिए ज्यादा इसमें नहीं दे रहा हूं मैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट, द डैम कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस प्रेफरेबली इन द हिली टेरेस। अब देखिए कि ऐसी जगह पे हम उसको लगाते हैं जहां पे हाइट की चीज हो, जिससे क्या है ना कि हमको पोटेंशियल एनर्जी अच्छी मिले। पोटेंशियल एनर्जी तो मेन काम है इस पूरे हाइड्रो पावर प्लांट का। लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड ह्यूमन हैबिटेशंस आर टू बी सैक्रिफाइस बाय गेट। अब देखिए सबमर्ज हो जाएंगे भाई, हमको बहुत सारी जगह चाहिए डैम बनाने के लिए, तो वहां पर जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भी हमको कुर्बानी देनी पड़ेगी उसकी भी, और जो भी चीजें हमको चाहिए, जो भी जितनी भी जमीन हमको चाहिए वो सारी हमको एक बार के लिए सैक्रिफाइस तो करनी पड़ेगी बेटा, अगर हमको डैम बनाना है तो। लार्ज इकोसिस्टम आर डिस्ट्रॉयड व्हेन दे सबमर्ज अंडर द वाटर इन द डैम्स। अब देखिए कि जब डैम बना लिया तो एक बहुत बड़ा आप सोचिए कि इकोसिस्टम वहां पे डैमेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने डैम बना लिया, वहां पे कोई और चीज नहीं हो सकती, तो वहां पे जो इकोसिस्टम है वो तो एक तरह से डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ बेटा। द वेजिटेशन विच इज सबमर्ज्ड रूट्स अंडर द कंडीशन गिव राइज। ये वाला पैराग्राफ आपको कोई काम का नहीं, तो आप इसमें कोई ज्यादा बात नहीं। अच्छा एक पॉइंट है इसके अंदर, अपोजिशन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ Theory Dam on the river of Ganga, Sardar Sarovar project on the river नर्मदा आर ड्यू टू सच प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। और कुछ डैम्स जो है वो इसी तरह की प्रॉब्लम को फेस करने की, क्या होता है बेटा कि डैम बना लिया आपने, डैम बना लिया, बहुत सारा पानी स्टोर हो रहा है, तो पानी के अंदर बेटा प्योरिटी इतनी नहीं, मतलब उसके अंदर किसी भी तरह का अगर कोई चीजें आ रही है जैसे कि वेजिटेबल्स वगैरह, तो वो आगे मशीनें लगी बेटा। आप समझिए कि पानी है, पानी के अंदर अगर किसी भी तरह की इंप्योरिटीज है तो आगे मशीनों को वो फिर खराब करेगा ना बेटा। इसलिए इन पावर प्लांट्स की बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है, और इन लिमिटेशन को रिमूव, और इसकी एनर्जी का जो कंजप्शन, इसका जो एफिशिएंसी है वो भी इतनी कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ थर्मल के बाद में इसकी एफिशिएंसी काफी अच्छी है बाकी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के कंपैरिजन के अंदर, ठीक है बेटा। सो आज के लिए इतना ही, बाकी का बायोमास वगैरह हम कल की बात करेंगे। आज के लिए इतनी चीजों का आप बुक से ढंग से पढ़ें और जितना लिखना चाहे लिखें। थैंक यू।